हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टाइम। तो आज हम हमारे बुक का सेकेंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है विजुअलाइजिंग द नेशन। तो एक नेशन को विजुअलाइज करने से हमारा क्या मतलब है और इसे हम कैसे विजुअलाइज करेंगे। तो जिस तरह कि हम किसी राजा का पोर्ट्रेट या स्टैचू बनाते हैं और जगह जगह पर लगाते हैं ताकि लोग उसे देखें और उसे कनेक्ट हो पाए इमोशनली, इसी तरह लोग अपने देश से भी इमोशनली कनेक्ट हो सके। इसीलिए एक देश को भी एक इमेज या एक फेस देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मानो कि वह पिक्चर हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। तो देश को एज अ फीमेल फिगर के रूप में पोर्ट्रे करने का फैसला किया गया। जैसे इंडिया के केस में इसे भारत माता के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फीमेल फिगर कोई रियल लेडी नहीं थी, बल्कि उस देश के सेंटिमेंट्स, कल्चर, प्रॉस्पेरिटी, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करती थी। तो एक तरह से हम उसे रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक कॉन्क्रीट या फिजिकल फॉर्म देने का काम था। इस तरह फीमेल फिगर देश की एलिगोरी या रिप्रेजेंटेटिव कहलाने लगी। अब हम जानेंगे कि एलिगोरी किसे कहते हैं। तो जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, ऐसा आइडिया जिसे हम केवल फील कर सकते हैं, उसे एक फिजिकल फॉर्म के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसे हम एलिगोरी कहते हैं। एलिगोरी का दो मतलब होता है, एक उसका लिटरल मीनिंग और एक सिंबॉलिक मीनिंग। आपको याद होगा कि 1848 में फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सॉरियो ने लिबर्टी को एज अ फीमेल फिगर पोर्ट्रे किया था। इसी तरह से फ्रांस और जर्मनी, इन दोनों देशों को भी फीमेल फिगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया। फ्रांस को मैरियन नाम की एक लेडी के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया और जर्मनी को जर्मानिया के थ्रू। मैरियन को रेड कैप, ट्राई कलर और कॉकेड के ड्रेस में दिखाया गया, जो कि फ्रीडम के सिंबल को रिप्रेजेंट करते थे। जर्मानिया को भी एज अ पावरफुल फिगर पोर्ट्रे किया गया। मैरियन के स्टैचू को पब्लिक प्लेसेस में लगाया गया ताकि लोग अपने देश से इमोशनली कनेक्ट कर पाएं, और ये नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी बन गया। मैरियन के पिक्चर को कॉइन्स और स्टैम्प्स पर भी मार्क किया जाता था। जस्टिस यानी कि न्याय को एक लेडी के फॉर्म में दिखाया गया था, जिसकी आंखों पर पट्टी थी और हाथ में एक बैलेंस था। इन सब तरीकों से किसी देश को रिप्रेजेंट किया जाता था एलिगोरिकली। कुछ और सिंबल्स भी हैं जिनका कि एक सिग्निफिकेंस है, जैसे कि ब्रोकन चेन्स, इसका मतलब होता है बीइंग फ्री। सोर्ड, ये रेडीनेस टू फाइट को बताता है। रेज ऑफ द राइजिंग सन, ये बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा का सिंबल है। जर्मानिया को ओक क्राउन के साथ शो किया गया था, जिसे कि हीरोइज्म का प्रतीक माना जाता है। अब हम हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, जो कि है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद और इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। अगर हम इम्पेरियलिज्म को एज डिफाइन करना चाहें तो उसका मतलब होता है अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कोलोनाइजेशन, यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स और अदर मीन्स। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है जब कोई देश अपना पावर को एक्सटेंड कर रहा है कोलोनाइजेशन के थ्रू या मिलिट्री के थ्रू, तो इसे हम इम्पेरियलिज्म कहते हैं। जैसे ब्रिटेन ने अपना पावर एक्सटेंड किया था और बहुत सारे कंट्रीज़ को अपना कॉलोनी बनाया था। तो 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में, मतलब कि ऑलमोस्ट 1870s के आसपास, नेशनलिज्म अपना लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट खो चुका था। मतलब जो उसका बेस जिससे वो शुरू हुआ था, लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी लाने के लिए, अब वो सेंटिमेंट उसका ख़त्म हो गया था और वो बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट बन चुका था और उसके आउटकम्स काफ़ी लिमिटेड हो चुके थे। मतलब अब यह एक व्यापक या एक वाइड नेचर का नहीं रह गया था और ना ही इसका गोल बहुत ज़्यादा अपीलिंग था। इस दौरान नेशनलिस्ट ग्रुप्स अलग अलग कंट्रीज़ के काफ़ी इंटॉलरेंट हो गए थे और लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यूरोपियन ग्रेट पावर्स जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी एक्सेट्रा, इन्होंने नेशनलिज्म के नाम पर अपना इम्पेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट प्रमोट किया। दूसरे देशों पर अब वे अपना कब्जा जमाना चाहते थे। ये सारे ग्रेट पावर्स एशिया और अफ्रीका के कई देशों को 1880s के आसपास से कोलोनाइज करना शुरू कर चुके थे। आप एक मैप के थ्रू समझ सकते हैं, जो कि अफ्रीका का मैप है। यहाँ पे बहुत सारे यूरोपियन पावर्स ने कॉलोनी अपना इस्टेब्लिश कर दिया था।
1871 में यूरोप में नेशनलिस्ट टेंशन का मेन रीज़न बाल्कन एरिया हो गया था। बाल्कन रीजन एथनिकली और ज्योग्राफिकली दोनों ही तरीके से काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट था, अलग था। इस एरिया में आज का रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया एक्सेट्रा आते थे। इसे आप मैप के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों को स्लैव्स कहा जाता था। बाल्कन रीजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के रूल के अंदर था। बाल्कन रीजन इतना एक्सप्लोसिव दो कारणों से हुआ। पहला, बाल्कन रीजन में रोमांटिक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट स्प्रेड हुआ, वो फैला। और दूसरा, ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। वैसे तो ऑटोमन एम्पायर ने मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म्स के थ्रू अपने आप को स्ट्रेंथन करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वे बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए। एक एक करके सभी देश ऑटोमन रूल से आज़ाद होने लगे और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे। बाल्कन पीपल ये कहते हुए अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते थे कि पहले वे इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, लेकिन बाद में फॉरेन पावर्स ने उनके ऊपर कब्जा जमा लिया। जैसे ही स्लाविक नेशनलिस्ट्स ने अपने आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस डिफाइन करना शुरू कर दिया, बाल्कन एरिया इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन गया। बाल्कन स्टेट्स एक दूसरे से काफ़ी जेलस थे और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया एक्वायर करना चाहते थे। मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और बाल्कन रीजन बिग पावर राइवलरी का एरिया बन गया था। जितने भी ग्रेट नेशंस थे, ग्रेट यूरोपियन पावर्स थे, वो ट्रेड, नेवल, मिलिट्री और कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने की होड़ में सभी ग्रेट पावर्स आपस में लड़ने लगे थे। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सभी बाल्कन रीजन पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे और दूसरों को ऐसा नहीं करने देना चाहते थे। ये सीरियस वॉर में तब्दील हो गया और फाइनली इसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ। यूरोप में 1914 के दौरान नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म ने यूरोप को बर्बादी की ओर ला दिया। इस दौरान यूरोपियन कंट्रीज़ के कॉलोनी जैसे कि अफ्रीका और एशिया के कई सारे देश ने इंपेरियल डोमिनेशन का विरोध करना शुरू कर दिया और आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। इसमें हमारा देश इंडिया भी आता है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया में। इन्होंने एंटी इंपीरियल मूवमेंट को शुरू कर दिया और ये एंटी इंपीरियल मूवमेंट नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी लड़ाई थी, क्योंकि ये सभी एक कलेक्टिव नेशनल यूनिटी के सेंस से इंस्पायर्ड थे और इंपीरियलिज्म का विरोध कर रहे थे। यूरोप के नेशनलिज्म का आइडिया दोहराया नहीं गया। हर देश अपना अलग नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहा था, लेकिन एक बात जो कॉमन थी, यूनिवर्सल थी, वो थी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना एक नेशन स्टेट में, जो कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट था और वह बहुत नेचुरल कॉन्सेप्ट था। तो इस तरह से हमारा टॉपिक द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ख़त्म होता है। तो मैंने आप सभी से पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि हु इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन एम्पायर। तो इसका आंसर है ऑटो वैन बिस्मार्क। ऑटो वैन बिस्मार्क को जर्मन एम्पायर का आर्किटेक्ट माना जाता है। वो पर्शिया के चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने जर्मनी को यूनिफाई करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।